हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे। सबकी पढ़ाई एकदम मस्त बिंदास चल रही होगी। तो अब आपको तो पता ही है, इस चैनल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और डिस्प्ले से पता भी चल रहा होगा, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको कि आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चंस जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी थ्योरी पूरी ले ली, पूरी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल रट्टा मार ली है थ्योरी, वो आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर और देखें अपने आप को कि वो थ्योरी इनकी कितनी कॉन्सेप्ट जो उस थ्योरी के वो कितने बिल्कुल क्लियर हैं। और क्योंकि क्वेश्चन जो फॉर्मेशन होते हैं ना, वो हमने मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि हम लोग टर्म्स बहुत पढ़ते हैं, मैं बहुत टर्म्स पढ़ते हैं, बट जब क्वेश्चन फॉर्मेशन आ जाता है, उसकी लैंग्वेज जब आ जाती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आई होप आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा। इसीलिए उसके लिए क्या होता है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मस्ट टू सॉल्व इट। ओके, तो चलिए 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। प्रैक्टिस 4 चल रहा था, ये प्रैक्टिस सेट 4 है, उसमें 40 क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे। सो do check out that video and subscribe my channel also. ओके, आपका 1 सब्सक्राइब जो है मोटिवेशन के लिए होता है और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने टीचिंग मेथोडोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ी हैं ऑलरेडी। तो चलिए आते 41 क्वेश्चन में। विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। आई होप ये लाइन आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा लग रही होगी कि यू हैव रीड ऑलरेडी दैट लाइन। तो 41 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ए, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स, अब ये तो पता ही है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा होगा। इसका एक दूसरा नाम भी है डैफोडिल्स का, ये भी आपको पता होगा। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू डैफोडिल्स। ओके, दिस लाइन, ये लाइन किससे ली गई है? डैफोडिल से ये लाइन ली गई है। अब अबाउट डैफोडिल्स के बारे में अगर हम जानेंगे कि डैफोडिल्स क्या था, हमने जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पॉपुलर वर्क है वो तो हमने पढ़ा है कि लिरिकल बैलेट्स है, जो कि 1798 में आया था। ठीक है, 1798 में आया था लिरिकल बैलेट्स। अब हम जो पढ़ेंगे वो उसी से ही, लिरिकल बैलेट से ही विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो हमारे बहुत पॉपुलर हुए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो उनका वर्क आया था उससे बहुत पॉपुलर हुए थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कि डैफोडिल्स है, उसको डैफोडिल्स भी नाम है उसका, और एक दूसरा नाम भी है उसका, और उसका नाम है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वेंडर्ड, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड, ये इसका नाम है, जिसको नोन एज डैफोडिल्स के नाम से जाना जाता है। 24 लाइन्स की एक लिरिक पोयम है ये, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट, एक इवेंट के थ्रू ये इंस्पायर्ड है। और आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, नाम याद रखिएगा। और वो जो इवेंट है वो क्या है? 15 अप्रैल 1802 को, विच वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक क्लाउड थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी डोरोथी एक लॉन्ग बेल्ट उन्होंने उसकी देखी डैफोडिल्स की, उस पर ही इन्होंने फिर क्या किया, 1804 से 1802 के बीच में इन्होंने ये पोयम लिखी एंड पब्लिश्ड हुई 1807 में। तो रिटर्न डिटेल है 1804 से 7 और 7 पब्लिश्ड भी है। ठीक है, 2 वॉल्यूम में ये पोयम आई, 2 वॉल्यूम में, कितनी वॉल्यूम में? 2 वॉल्यूम में ये पोयम आई। तो ये जो हमारी है, और रिवाइज्ड वर्जन भी इसका पब्लिश्ड हुआ डैफोडिल्स का। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू guys. So first information, that's another name is I wandered lonely as a cloud। ये
अनदर नेम है इस पोयम का। एंड सेकंड है 1802 टू 1807 रिटन, इसका रिटन ईयर है। और पब्लिश्ड ईयर है 1807, इसका पब्लिश्ड ईयर है। 2 वॉल्यूम में ये पोयम आई थी, 2 वॉल्यूम में ये पोयम आई थी। और इसका रिवाइज्ड पब्लिकेशन में रिवाइज्ड वर्जन भी आया, जो कि 1815 के अराउंड भी आया। पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी एक दो पोएम्स हैं जो रिवाइज्ड मतलब उनका रिवाइज्ड एडिशन, रिवाइज्ड वर्जन भी आया है। तो 1815 के अराउंड जो है डैफोडिल जो पोयम है वो आई थी 1815 के अराउंड में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन जो है डैफोडिल से इम्पोर्टेंट थी, दे दी। तो दीज लाइन ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, दीज पॉइंट मैंने तो इसी से ही रिकॉल कर रखा, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रिलेटेड टू डैफोडिल। नेक्स्ट 42, विच पोएम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। आई होप ये लाइन आप यू ऑल हर्ड बिफोर दैट लाइन ऑल्सो। तो 42 लाइन का, 42 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा टिंटन एबे। टिंटन एबे। अब ये जो लैरिकल बैलेट्स हम पढ़ते हैं ना, लैरिकल बैलेट्स की जो लास्ट पोएम थी वो थी टिंटन एबे। लैरिकल बैलेट्स की जो लास्ट पोएम थी वो कौन सी थी? टिंटन एबे। वो टिंटन एबे थी ना जो लैरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम थी। आई होप आप सबको लैरिकल बैलेट का डिटेल पता होगा कि लैरिकल बैलेट्स में जो है कितनी पोएम्स थी, कितनी एस.टी. कॉलरिज की पोएम थी, कितनी पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। तो बता देते हैं आपको कि स्टार्टिंग की जो हमारी पोएम्स थी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, द फोस्टर मदर्स टेल, द नाइटिंगेल, द डंगन, दीज आर रिलेटेड टू कॉलरिज। 19 पोएम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी, और बाकी बाकी जो पोएम्स थी वो किसकी थी? कॉलरिज। कॉलरिज की पोएम्स थी। फोर पोएम थी वो कॉलरिज की थी। ठीक है, चलिए तो ये लाइन जो है रिलेटेड, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट, नेचर कभी भी धोखा नहीं देता हार्ट को, दैट लव्ड हर, प्यार करता है। दीज लाइन आर रिलेटेड टू टिंटरनबे एंड दैट पोएम इज लास्ट पोएम ऑफ द lyrical ballads. Okay, next 43, the following lines are taken from To Me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. ठीक है, 43 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये जो लाइन हमारी ली गई वो इमोरैलिटी ओड से ली गई है। ये भी हमारी किसकी है? इमोरैलिटी ओड। तो ये भी इमोरैलिटी ओड भी है, ये हमारी किसकी पोयम है? विलियम वर्ड्सवर्थ की ही पोयम है इमोरैलिटी ओड। ओके, तो ये लाइन हम फिर से देख लेते हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड डेफोडिल से है। नेचर डिड नेवर बिट्रे, दीज लाइन्स आर टिंटरनबे, रिलेटेड टू टिंटरनबे। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोस कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, टू डीप फॉर टीयर्स। ठीक है, इमोरैलिटी ओड से ये लाइन ली गई है। आई होप आपने पढ़ा होगा कि इमोरैलिटी ओड के बारे में इमोरैलिटी ओड के बारे में आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, पढ़ा होगा। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, इमोरैलिटी ओड के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इमोरैलिटी ओड क्या कहती है? वर्ड्सवर्थ इज कंसर्न विद द थीम ऑफ मेमोरी एंड पासिंग ऑफ टाइम इन द इमोरैलिटी ओड। इन द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर इज रिमेनिसिंग ऑन द टाइम ऑफ ओल्ड when everything seemed to be apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. The poem is in Pindaric ode. क्या टाइप है इस ओड का? कौन सा टाइप है ओड का? कौन सा टाइप है? पिंडैरिक ओड है। ओड का कौन सा टाइप है? ये पिंडैरिक ओड है। ठीक है, हैविंग 11 स्टेंजा। हाउ मैनी स्टेंजा इन दिस पोएम? हैविंग 11 स्टेंजा। ठीक है, एंड कंबाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ कोलरिज कन्वर्सेशन। वर्ड्सवर्थ has expressed his views
ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। तो ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इन विच पोएम, इन विच वर्ड्सवर्थ पोएम या इन विच पोएम टॉक्ड अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, या वर्ड्सवर्थ has given views on in which poem Wordsworth has given views on transmigration of the soul, right? तो transmigration of the soul की बात intimation of immorality ओड में कही गई है। अब आते हैं कि इन्होंने ये पोएम इमोरलिटी ओड जो है 1804 में रिटर्न की थी, 1804 में रिटर्न की थी और पब्लिश की थी 1807 में। 2 वॉल्यूम में ये भी आई थी, डेफोडिल्स भी आई थी और ये भी आई थी। बट अब देखिए डेफोडिल्स का रिवीजन वर्जन भी आया था 1815 में, ध्यान दीजिएगा। 1815 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ड्सवर्थ की विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज रिवर्जन या रिपब्लिश्ड और रिपब्लिश्ड। तो डेफोडिल्स रिपब्लिश्ड की थी और इंटीमेशन इमोरलिटी ओड भी रिपब्लिश्ड की थी, ठीक है। तो इसका भी जो इमोरलिटी ओड का भी जो रिवर्जन आया था वो 1815 में आया और इसका जो टाइटल है वो एक्सपेंड कर दिया गया। अब वो टाइटल क्या हो गया, ड्यूरिंग 1815 व्हाट्स द टाइटल, तो द टाइटल इज ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसमें किस ड्यूरिंग द एज की बात की गई थी, अर्ली चाइल्डहुड की। ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि इसमें किस एज ड्यूरेशन की बात की गई, अर्ली चाइल्डहुड की बात की गई। तो 1815 में द टाइटल हैज एक्सपेंडेड लाइक odd intimation of immorality from the recollection of early childhood, means hints, linking and indirect suggestion, ठीक है। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल से रिलेटेड है दैट ओड, ओके। इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, एंड दीज लाइन रिलेटेड टू immorality ode. नेक्स्ट क्वेश्चन 44 ऑल्सो रिलेटेड पीजीटी 2004 में आया है। अभी जिस लाइन का जिक्र किया था सेम, हु सेड दिस to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often light too deep for tears, and these lines are immorality ode and written by William Wordsworth. But who said it, किसने ये लाइंस कही है? तो अब ये क्वेश्चन भी आप उलझ सकते हो। तो 44 में ये इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन है, कहीं तो विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है ना। 45 in which poem Milton has given his views on poetry, in which poem Milton has given his views on poetry? Lycidas, Paradise Lost, Samson Agonist, Paradise Regained. These are all poems related to Milton. अपने व्यू किस पोएट्री में उन्होंने दिए ये पूछा है। तो 45 का जो आंसर है मेरे हिसाब से उसका ऑप्शन होगा ए, लेसिडास में उन्होंने अपने व्यू दिए, व्यूज ऑन पोएट्री, ठीक है। इन विच पोएम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री, तो 45 का आंसर हो जाएगा ये लेसिडास, जो कि इन्होंने एडवर्ड किंग के एक ये टाइप ऑफ मोनोडी, एडवर्ड एक किंग इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इरिस सी में ड्राउंड हो गए थे, उन पर इन्होंने ये पोएम लिखी थी लेसिडस, ठीक है। तो एक तरीके की एलेजी कही जाती, मोनोडी भी कही जाती है। 46 क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज इल और पेंसिव मैन, हैप्पी और चेयरफुल, मैन ऑफ जॉली नेचर, मैन ऑफ रिजर्व नेचर। 46 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हैप्पी और चेयरफुल, डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। द मीनिंग ऑफ इल पेंसिरो इज, you all know about that question's answer, ill and pensive man, okay। according to 4 option, first option is very correct या very suitable for this question, okay। next है 48, the title of El Allegro and Il Pensiero are taken from musicology, philosophy and sociology and mythology। तो क्वेश्चंस 48 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है ए, यानी म्यूजिकोलॉजी से क्वेश्चन देखिए हमने पढ़े इतना बार है, एल एलिग्रो हैप्पी नेचर, एल पेंसिरो पेंसिव मैन, थॉटफुल मैन, बट ये टाइटल्स आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। कहाँ से लिए गए हैं ये टाइटल म्यूजिकोलॉजी से टाइटल लिए गए हैं, ठीक है। हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स, ओके। लाइन्स क्लियर नहीं दिख रही होगी बट हम आपको बोलकर बता देते हैं।
हु सेड अबाउट मिल्टन, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट ट्यूब, एंशिएंट, दिस मैन कट्स, ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस मैन कट्स अस ऑल, कट्स अस ऑल, ठीक है, आउट एंड द एंशिएंट टू। तो 49 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन के बारे में ये कहा है कि दिस मैन कट्स अस आउट एंड द एंशिएंट टू, कट्स अस ऑल आउट, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, मतलब इस आदमी ने सबको कट कर दिया, पुरानों को भी कट कर दिया। हु सेड अबाउट मिल्टन, जॉन ड्राइडन सेड अबाउट मिल्टन, ओके। 50, विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जॉयज इन नेचर, full of Elizabethan spirit, joys in nature. Horton poem after getting blind, poem written after coming from prison, poem written during Commonwealth period. तो 50 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है ए, हॉर्टन पीरियड, जो कि 1632 से 1637 रहा है। 6 ईयर्स का पीरियड जो है हमारा वो हमारा रहा है 6 ईयर पीरियड हॉटन पीरियड रहा है। हॉटन पीरियड रिलेटेड टू जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन मिल्टन के लिए जॉन ड्राइडन ने कहा है कि द मैन कट्स ऑल एन एंशिएंट टू, ओके, these two lines are related to John Dryden, okay। 51 question, which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of Puritan asleep over his Bible? Who said that line about Milton? Paradise. Which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of Puritan fallen asleep over his बाइबल? तो 51 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है ये ऑप्शन, लेमर्टाइन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? लेमर्टाइन। ये एक राइटर है, इन्होंने ये बात कही है कि द ड्रीम ऑफ प्यूरिटियन स्लीप ओवर इज बाइबल, लेमर्टाइन ने लाइन कही। एरोपेजिटिका, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, एवरीबडी नोज वेरी वेल अबाउट दिस क्वेश्चंस, okay, and published या written in 1644. At the what age Milton wrote his ode on his morning of Christ nativity? तो 21 years के थे, then that time has written ode on the Christ morning nativity. The theme of Paradise Lost is 54 question. The theme of Paradise Lost is to justify the ways of God to men, man's going to hell, Satan's bravery, man's revolt against God. तो 54 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है ए, टू जस्टिफाई द वेज टू गॉड टू मैन। 55, इन विच ईयर वॉज गर्ल्सवर्दी अवॉर्डेड प्राइज फॉर लिटरेचर? 55 का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है 1932, ओके। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ 56, डार्क फ्लावर बाय जॉन गर्ल्सवर्दी इज अ लव नॉवेल, ओके। 56 जो डार्क फ्लावर है वो लव नॉवेल है, क्या कहा जाएगा? गर्ल्सवर्दी का लव नॉवेल कहा जाएगा। 57, विच ड्रामा ऑफ गर्ल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरिस्ट? एवरीबडी नोज वेरी वेल एंड दीज क्वेश्चंस आंसर 57 ए, स्ट्राइफ, जो कि कैपिटलिस्ट और लेबरिस्ट के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट से डील करती है, ओके, कैपिटलिस्ट एंड लेबरिस्ट से डील करती है। 58, व्हाट डज बेसिनियो डू व्हेन फेस्ड विद पोर्शिया स्टिल इन हर डिस्गाइज एज बाल्थाजार? व्हेन फेस्ड विद पोर्शिया स्टिल इन हर डिस्गाइज्ड एज बाल्थाजार। 58 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ए ऑप्शन, ऑफर्स हर मनी, ठीक है। 59, व्हाट टोकन्स डज पोर्शिया आस्क फॉर एंटोनियो एंड बेसुनियो? ग्लोव्स एंड अ रिंग, बूट्स एंड अ रिंग, ओके। नेक्स्ट, डायमंड एंड रूबीज अ लेटर ऑफ थैंक्स। तो 59 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ग्लोब्स एंड अ रिंग, ठीक है। व्हाट मतलब कि पोर्शिया
अब ये तो समझ गए होंगे, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहा है ये टॉपिक, ठीक है। ये जो करेक्टर एंटोनियो, पोर्शिया और बेसिनियो रिलेटेड टू मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। एंड दैट प्लेज हैज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ओके। ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट टोकन डज पोर्शिया आस्क फ्रॉम, मतलब किस टोकन की लिए पूछती है, ग्लव्स एंड रिंग्स टोकन्स के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। एंटोनियो टेल्स बेसिनियो टू गिव बाल्थाजार द रिंग, रीजनिंग दैट एंटोनियोज लव एंड बाल्थाजार वर्थ वर आर मोर वैल्यूएबल देन, ठीक है। एंटोनियो टेल्स बेसिनियो टू गिव बाल्थाजार द रिंग, reasoning that Antonio's love and Balthazar worth are more valuable than, which option is correct? तो 60 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है वो सी, his wife's order। 60 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है कौन सा ऑप्शन, his wife's order। 61 who gives Bassanio ring to Portia, कौन देता है बेसिनियो की रिंग पोर्शिया को? 61 का डी ऑप्शन, ग्रेंटियानो। कौन देता है? ग्रेंटियानो गिव्स बेसिनियोस रिंग, बेसिनियो की रिंग पोर्शिया को ग्रेंटियानो देता है। कौन देता है? ग्रेंटियानो रिंग देता है, ठीक है। What does Nerissa still in disguise promise Portia that she will get from Grantiano? What does Nerissa still in disguise promise Portia that she will get from Grantiano? तो 62 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, his ring। क्या देता है? रिंग। What does Lorenzo think of people who don't like music? What does Lorenzo think of people who don't like music? He has no opinion, they deserve cruelties, they are clever, they amuse him। तो 63 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दे डिजर्व क्रूलिटीज। दे डिजर्व, क्या डिजर्व करते थे? क्रूलिटीज डिजर्व करते थे। What does Lorenzo think of people who don't like music? They deserve cruelties। क्या डिजर्व करते हैं? क्रूलिटीज। 64 What does Portia believe makes the music she and Nerissa hear more beautiful? तो 64 का जो आंसर सही हो जाएगा वो डी, द नाइट, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई डज नेरिसा chastise her husband Grantiano who has given away her ring? क्वेश्चन सारे बहुत ही कमाल के हैं, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैनल पर आइए और सॉल्व करते जाइए। हर टाइप के जो क्वेश्चंस फॉर्मेशन हो सकते होंगे वो होंगे, और 50 प्रैक्टिस सेट तो कराने ही कराने हैं मुझे एनी हाउ, ठीक है। 50 प्रैक्टिस सेट, ओके, इनफ है फॉर टीजीटी। जब भी आएगी आपकी एग्जाम डेट, चलते रहेंगे धीरे धीरे और पढ़ते रहेंगे। वाई डज नेरिसा चस्टाइज हर हस्बैंड ग्रेंटियानो हु हैज गिवन अवे हर रिंग? 65 का जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। For breaking his promise, for breaking his promise. What does Antonio offer as bond against any future infidelity by Grantiano or Bassanio? What does Antonio offer as bond against any future infidelity by Grantiano or Bassanio? 66 का ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है ए, हिज सोल। What does Antonio offer as bond against any future infidelity by Grantiano or Bassanio? His soul. What fortuitous event happens to Antonio at the end of the play Merchant of Venice? The fortuitous events happen. Shylock dies, he marries Portia, his ship comes in, he becomes a duke. He marries Portia, maybe. क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? यही नहीं, हिज शिप्स कम्स इन। अच्छा हाँ, वो जो शिप्स चला जाता है ना, उसी की वजह से उसके पैसे डूब जाते हैं बेसुनियो के, इसीलिए तो ये सारा जज वाला ये सारा चीजें हैपन होती हैं। तो बाद में वो शिप भी आ जाता है, सारी प्रॉब्लम क्या होती, शॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। तो हिज शिप्स कम्स इन, वापस आ जाता है लास्ट इवेंट में। चलिए, एंड ऑफ द प्ले में यही होता है कि शिप्स कम्स इन,
ओके 68 हु इज ओरिसिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, तो 68 का आंसर हो जाता है ओलिविया। हु इज ओरिसिनो इन लव विद एट बिगनिंग ऑफ द प्ले, ओलिविया। कंप्लीट द क्विट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ प्ले ऑन, ये लाइन किससे में ली गई थी? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, 69 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है लव। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, वेयर डज 12th नाइट टेक प्लेस, सेटिंग इंग्लैंड, रुट्रानिया, डेनमार्क, इलीरिया, आई थिंक इलेरिया। 70 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो इलेरिया। और नेक्स्ट है वाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर, सी इज hideously deformed, she is terribly shy, she can't speak, she is mourning for her dead brother। क्वेश्चन कह रहा है हमारा वाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर, अनविलिंग मतलब बिना इच्छा के क्यों मिलती, सी इज हाइडियसली डिफॉर्म, आई थिंक ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 71 का, डी ऑप्शन। सी इज इन मॉर्निंग, मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, उसका भाई मर जाता है, ठीक है। हाउ डज वॉयला कम टू बी एट ओरिसिनो कोर्ट, हाउ डज वॉयला, 12th नाइट के करेक्टर हैं ये, वॉयला कम टू बी एट ओरिसिनो कोर्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 12th नाइट का जो सेट है वो कहाँ पर, उसमें किस लोकेशन के बारे में, लेरिया के बारे में बताया गया है। सी इज शिपरेक्ड नियर बाय, सी इज कैप्चर्ड एंड मेड स्लेव, सी इज इन्वाइटेड टू बी गेस्ट ऑफ ओरिसिनो, सी इज ओरिसिनो डॉटर। हाउ डज वॉयला कम टू बी एट ओरिसिनो कोर्ट, 72 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी इज शिपरेक्ड नियर बाय। वाई इज सर एंड्रयू अगेचिक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम, he is trying to court Olivia, he is trying to court Olivia, ठीक है। सर एंड्रू अगेचिक स्टेइंग एट ओलिविया होम, he is trying to court Olivia। how does Viola disguise herself, she puts on makeup to make herself resemble an old woman, she dresses like a man, she shaves her head and wears a false beard, she does not disguise herself, नहीं Viola disguise तो करती है, but 74 में बी में she dresses like a man, she dresses like a man। what is Malvolio position, he is Orsino Fool, he is Viola Butler, he is Sir Toby Butler, he is Olivia Stewart। 75 का जो करेक्ट आंसर है ओलिविया स्टूवर्ट। मॉलवोलियो की पोजीशन क्या होती है, वो ओलिविया का खजांची होता है, स्टूवर्ट मतलब खजांची, तो ओलिविया का खजांची होता है मॉलवोलियो। व्हाट इज सर टॉबी ग्रेट वॉइस, सर टॉबी ये भी ध्यान रखिए, आ चुका है क्वेश्चन कि सर टॉबी किस प्ले में है, तो 12th नाइट में, ओके। 76 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है ए, ही इज ड्रंकार्ड, ही इज ड्रंकार्ड ग्रेट वॉइस। Who does Orishino send to carry his message to Olivia, कौन करता है ओरिसिनो को सेंड भेजता है टू कैरी हिज मैसेज, उसका मैसेज लेकर ओलिविया के पास, तो 77 का जो ऑप्शन है सी, वॉयला। वॉयला जो डिस्गाइज्ड है वो किस रूप में, वॉयला डिस्गाइज्ड सिजेरियो, वॉयला डिस्गाइज्ड एज अ सिजेरियो, वॉयला डिस्गाइज्ड एज अ सिजेरियो, वॉयला डिस्गाइज्ड एज अ सिजेरियो। और ओरिसिनो, who does Oristino send to carry his message to Olivia, तो सिजेरियो का, ओरिसिनो का जो मैसेज ओलिविया के पास कैसे जाता है, सिजेरियो के थ्रू जाता है, और सिजेरियो होती कौन है, वॉयला। वॉयला डिस्गाइज कर लेती है लाइक अ मैन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टेड ऑफ मोर डायरेक्ट वन when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing, that use of such expression is called inoffensiveness, soothing word euphemism is sugar coating, तो 78 का आंसर जो हो जाएगा यूफेसिज्म बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट 79 एंड एग्रीएबल प्लीजिंग एंड हार्मोनियस साउंड इज कॉल्ड, प्लीजिंग एंड हार्मोनियस साउंड इज कॉल्ड यूफोनी। 79 जो लवेबल साउंड होती है, तो प्लीजिंग साउंड यानी लवेबल साउंड, दैट इज यूफोनी। नेक्स्ट आ क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर यानी बाइबल का क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन किया गया है किसका,
बाइबल का उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेजेसिस, मेटामॉर्फोसिस, एनालिसिस या सरोगेसी। तो 80 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, एक्सेजेसिस। जो बाइबल और इसका बाइबल या स्क्रिप्चर का जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सेजेसिस। क्या बोलते हैं? एक्सेजेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेजेसिस। तो ये हमारे आज के 40 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर पे कल मिलते हैं, 40 क्वेश्चन और करते हैं। कल हम ये फिनिश ही कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अब हमारे लिटरेरी टर्म क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सो बेहतरीन क्वेश्चन आज हमने इस टेस्ट पेपर में सॉल्व किए किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो डू कंटिन्यू विद माय चैनल एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आल्सो माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।